नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप मिश्रा फिर आप लोगों के बीच में एक बार उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों, इस समय हमारा जो सेशन चल रहा है लेखपाल विशेष चल रहा है, क्योंकि वो लेखपाल की का एग्ज़ाम होने वाला है और नोटिफिकेशन भी आ गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, उसी के संबंध में जो भी मैं प्रश्नों को लेकर आता हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन को उठाता हूँ कि ताकि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंस सके और उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ो, लिमिट पर पढ़ो, लेकिन यह है कि कम से कम अच्छे से पढ़ो। तो दोस्तों, आज हमारा जो भी पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, ये हमारा है गन्ना। गन्ने की फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। फिर राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन क्या है दोस्तों? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन क्या है, तो दोस्तों यह मिशन कृषि में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए है दोस्तों। तो इसका ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है दोस्तों? कुल क्षेत्रफल, यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक सिंचित राज्य दोस्तों क्या है? आपका पंजाब है। पंजाब है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से किस राज्य में है दोस्तों? तो ये असम में है। कौन सा राज्य है? असम है दोस्तों। ये देख लीजिए, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टिकोण से किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है असम में है। फिर अगला हमारा है दोस्तों पॉइंट है, आप पॉइंट नोट करिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। और उसके बाद में है दोस्तों, नैफेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। नैफेड की स्थापना 1974 में की गई थी दोस्तों। इसी क्रम में चलते हैं, एक और पॉइंट नोट करिए, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, एक मिनट। तो दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, क्या है? ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना की गई थी कब? 1987 में। कब? 1987 में। दोस्तों इसको आप नोट बना लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सब, यही सब परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप पूरी तरह से नोट बना लीजिए दोस्तों। 59.3% लोग कृषि कार्य में लगे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? इसका सही जवाब है 9। और तीसरा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक क्षेत्रों पर होती है दोस्तों? तो ये क्या है? गेहूं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों फसल चक्र से क्या लाभ है? उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है फसल चक्र में दोस्तों। फिर अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है दोस्तों गेहूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है दोस्तों गेहूं, आलू और किसका? गन्ने का। राज्य में पान उत्पादन का कौन सा जिला
मुख्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है तो दोस्तों महोबा जिला है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। पान उत्पादन का प्रमुख जिला दोस्तों महोबा है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल दोस्तों गन्ना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। आंवले के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला दोस्तों प्रतापगढ़ है। इस प्रकार से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? क्या किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों 18 जून 2001। 18 जून 2001 में। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1998। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है दोस्तों लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मलिहा बाग किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट करिए क्योंकि आप कोई भी पॉइंट परीक्षा में छूटने ना पाए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस फसल का उत्पादन होता है दोस्तों? दशहरी और चौसा का। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तराई क्षेत्र व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी दोस्तों? 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों सन 1992 में। कब? 1992 में। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी जिला। आपका बाराबंकी दोस्तों अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। चने का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बुंदेलखंड में होता है। कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है चने का सर्वाधिक उत्पादन। वहीं पे अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? इलाहाबाद में। अब इसका परिवर्तित नाम प्रयागराज है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो आप लोग जानते हैं नोरमान बेरलॉग को तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है दोस्तों। 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन से गेहूं से 50 लाख टन गेहूं की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी? तो विलियम गार्ड ने दी थी दोस्तों। भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। और हरित क्रांति भारत में कब आई? तो 1970 के दशक में दोस्तों आई। अब फिर आता है दोस्तों श्वेत क्रांति।
सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाना था इसका दोस्तों। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1964-65 के दशक में दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति गति को और अधिक तेज करने से उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे दोस्तों। श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। कौन? वर्गीज कुरियन। दोस्तों ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल पक्का पक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल पक्का पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं फिर भारत विश्व उत्पादन का कितना दूध उत्पादित करता है दोस्तों? कितना दूध उत्पादित करता है? 18.5% दूध अकेले भारत उत्पादन करता है। कौन? अकेले भारत उत्पादन करता है दोस्तों। ये पॉइंट आप लोग नोट रखिए दोस्तों। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक कितनी है दोस्तों? 322 ग्राम 322 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है दोस्तों। इसको नोट करिए। देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? तो -3.9% है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1955 में दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के सफल बनाने में इंडो स्विस, इंडो जर्मन, इंडो डेनिश एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रम का जो कि विदेशी सहायता से संचालित है अमिट योगदान रहा दोस्तों। दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? तो दोस्तों अमेरिका का है। उसके बाद में दोस्तों पीली क्रांति आती है। पीली क्रांति खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन, अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई दोस्तों। फिर उसके बाद में पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 23 राज्यों में 337 जिले शामिल हैं दोस्तों। ये भी नोट रखिए आप लोग। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है गोल क्रांति। दोस्तों गोल क्रांति भारत में आलू की फसल को कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों पुर्तगाल से लाया गया था। और पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव किसके प्रयासों से आया है दोस्तों? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के प्रयासों से। भारत का आलू के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला किस देश का है? चीन का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की किस्में कौन सी हैं दोस्तों? फुकरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना, कुफरी लवकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णा, कुफरी लालिमा। दोस्तों मान के चलिए कि जितने भी कुफरी लगा हो तो उसमें सब आलू की प्रजातियां हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी फसलों से है दोस्तों। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है दोस्तों। आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हो? 19.87% दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? आलू, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितनी प्रकार की फसलों की खेती की जाती है? तीन प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, रबी, खरीफ और जायद की। दोस्तों रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। फिर दोस्तों क्या है रबी की फसल? रबी की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कब? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। दोस्तों ये रबी की फसल है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू इत्यादि। ये दोस्तों रबी की फसलें हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? दोस्तों गेहूं की फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किन जिलों में है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद आदि जिलों में 1/3 क्षेत्र गेहूं का उत्पादन करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है? 18%। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादक जिले हैं पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आदि। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर गन्ना उगाया जाता है? दोस्तों 13%। उत्तर प्रदेश का गन्ने के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिले हैं मेरठ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादित करने का प्रमुख जिले हैं दोस्तों आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादित प्रमुख जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद आदि जिले हैं दोस्तों ये जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों उसके बाद में हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत लिमिट समय में हम अपनी बात पूरी करेंगे। जौ की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों में होती है? शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में। और दोस्तों चने की खेती उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रों में की जाती है जहां शुष्क एवं हल्की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों यह है हमीरपुर, बांदा, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, इलाहाबाद आदि जिलों में की जाती है। दोस्तों सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से गेहूं, मटर या जौ के साथ मिश्रित रूप में की जाती है। ध्यान रखिएगा। तंबाकू उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किन जिलों में उगाई जाती है? वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, सहारनपुर और फर्रुखाबाद जिलों में उगाई जाती। मूंगफली की मुख्यतः किस सीजन की फसल है? दोस्तों ये खरीफ की फसल है। और मूंगफली कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। मूंगफली नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। दोस्तों मूंगफली के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? बलुई मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मूंगफली उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? तो सीतापुर, हरदोई, इटावा, बदायूं, मैनपुर, मुरादाबाद आदि जिले हैं। दोस्तों अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बाराबंकी है। बाराबंकी के अतिरिक्त किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो गाजीपुर में होती है। पटसन की कृषि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में। पटसन को जूट भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादक जिले हैं दोस्तों बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी हैं। दोस्तों फिर आगे दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला हमारा फिर क्वेश्चन है दोस्तों पंचायती राज। अब इसमें हम दोस्तों चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद हमारे तरफ से। और दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पूरा वीडियो जब तक आप देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे
और आप उसका पूरा लाभ उठाते रहें दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।